गीता शोध संस्थान वृंदावन के सभागार में अखिल भारतीय साहित्य परिषद ब्रज प्रांत के तत्वावधान में सर्वभाषा साहित्यकार सम्मान समारोह का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। समारोह में कौरवी, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, अवधी एवं भोजपुरी भाषाओं के लगभग 101 मूर्धन्य साहित्यकारों, 20 समाज सेवियों एवं 10 पर्यावरणविदों को सर्वभाषा साहित्यकार गौरव सम्मान, समाज गौरव सम्मान एवं पर्यावरण गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। बोल बरेली के लिए प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। गीता शोध संस्थान एवं रासलीला अकेडमी द्वारा आज साहित्य परिषद का कार्यक्रम होने जा रहा है। पधार चुके हैं। आप सर कहाँ से आए हैं? मैं जनपद बुलंदशहर से आया हूँ। किस भागवत कार्यक्रम बताइए, क्या कार्यक्रम है? यहाँ कार्यक्रम जो है अखिल भारतीय साहित्य परिषद की राष्ट्रीय कार्यशाला है, जिसमें हमको ये सिखाया गया है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस प्रकार से हम संगठन को और मजबूत कर सकते हैं, किन नई विधाओं को विकसित करें और समाज की किन चीज़ों को शामिल करें जिससे समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। संस्थान में जो कार्यक्रम अखिल साहित्य परिषद का हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है? बहुत अच्छी ये एक कहना चाहिए इस क्षेत्र के लिए तो से जोड़ने की एक बहुत मजबूत पहल है। और उसमें ये है कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद जो है ये देश भर में काम इनका चल रहा है। इनके पास साहित्यकार भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं और इनके सब सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं जो देश भर में साहित्य की जो भी विधाएं हैं उन सबको साहित्य लिखने के लिए नई प्रतिभाओं को प्रेरित कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर यहाँ पर जब एक दिन का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आगामी क्या योजनाएं हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आने वाले 100 वर्षों में क्या 100 वर्ष मनाए जाने वाले हैं, उस पर क्या योजनाएं हैं। तो हम लोग गीता शोध संस्थान रासलीला अकेडमी हम लोग चाहते हैं कि जो ब्रज में उनकी गतिविधियाँ हों उसमें हम लोग भी सहयोग दें और इस संस्थान भी सहयोग दें। ये संस्थान रासलीला के नाम से जाना जाता है कि गीता शोध संस्थान के नाम से? संस्था का नाम जो है गीता शोध संस्थान एवं रासलीला अकादमी, दो चीज़ें हैं। तो गीता पर भी शैक्षणिक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं ज़्यादातर, स्कूलों में, कारावासों में, महिला आश्रमों में गीता पर व्याख्यान बहुत सरल भाषा में उस तरह से होते हैं जहाँ की गीता जो है सरलता से समझी जा सके। दूसरी बात कि यहाँ पर अभी इस वक्त 3 महीने का रासलीला का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है, जिसमें मथुरा से, वृंदावन से, गोकुल से लड़कियाँ आती हैं, लड़के आते हैं और रासलीलाएँ तैयार होती हैं। क्या निःशुल्क सिखाते हैं? निःशुल्क है, पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें गायन है, वादन है, नृत्य है, अभिनय है और शिल्प भी है, यानी कि कॉस्ट्यूम बनाना, मेकअप बनाना, करना, ये सब चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। गीता के बारे में संदेश देते हैं कोई बाहर से महाराज संत वगैरह पधारते हैं? हमारे साथ इस्कॉन से भी कुछ वॉलंटियर जुड़े हुए हैं, गिव गीता से लोग जुड़े हुए हैं और शहर के जो विद्वान हैं वो सब जुड़े हुए हैं। तो उनको भी हम ले जाते हैं साथ में और फिर गीता पर बातचीत होती है। उसके साथ साथ क्या है, हमारे पास जो यहाँ पर भागवत सीख रहे हैं, स्टूडेंट सीख रहे हैं नवयुवक, उनके साथ श्लोक गायन पर कार्यक्रम होता है, श्लोक की चांटिंग का कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। फिर निबंध प्रतियोगिता होती है स्कूलों में गीता पर। उसी के साथ साथ फिर सुलेख लेखन, कैलीग्राफिकल लेखन श्लोक पर ये भी चलता है। यहाँ पर एक लाइब्रेरी है हमारी, उसमें विद्यार्थियों के निःशुल्क है सब कुछ। ये एक ऐसी योजना है जिसमें ब्रज की जो संस्कृति है उसको आम लोगों तक पहुँचाने का काम जो है, और पहुँचाना ही नहीं बल्कि सिखाना। जब तक कोई संस्थान नहीं बनता है, उसमें इस तरह की शैक्षणिक गतिविधि नहीं होती है, तो वो जो ये तो मंच की कला है रासलीला, तो वो विधान को सीखने के लिए तो मंडलियाँ बहुत हैं और ये एक कहना चाहिए एक अकादमी है। मोदी जी ने इस पर काफ़ी जोर दिया है। हाँ, इस पर कुछ बताइए थोड़ा सा। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इस पर बहुत कहना चाहिए विश्वास है कि एक तरह से यहाँ पर भारतीय संस्कृति का जो मूल चीज़ें हैं वो निकल कर के आनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें बहुत ज़्यादा भावना रखते हैं कि किसी तरह से ज़मीनी स्तर पर ये काम हो, ब्रज की संस्कृति के लेवल पर काम हो, और वो हो भी रहा है। रासलीला अकादमी के रूप में हो रहा है, गीता शोध संस्थान के रूप में हो रहा है,
उत्तर प्रदेश ब्रज विकास परिषद की जो भी ब्रज धर्म है और 84 कोष पर जो सौंदर्यीकरण है, जगहों का निर्माण है, प्राचीन मंदिरों का निर्माण है और जो विश्व स्तर का पर्यटन की दृष्टि से पर्यटक यहाँ पर आता है उसके लिए सुविधाएं हों, वो इस ओर आकर्षित हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र में एक ऐसा ये तीर्थ स्थल है जो उत्तर प्रदेश के सभी जगहों से नज़दीक है, हिमाचल से भी नज़दीक है, राजस्थान से भी, मध्य प्रदेश से भी, तो सभी पर्यटक सहज रूप से इधर आ जाते हैं। देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। देवभूमि है और मुख्य बात ये कृष्ण की जन्मस्थली है और कृष्ण का इतना विराट रूप, विराट जीवन यहाँ दिखाई देता है बचपन से लेकर सबका। तो ये मैं समझता हूँ मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, इनको तो विश्व स्तर पर इनकी प्रचार प्रसार होना चाहिए। अकल साहित्य परिषद गीता भवन में पधारे महाराज श्री, आइए बात करते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर मदन गोपाल दास जी। मैं चित्रकूट धाम से आया हूँ। कामदगिरी पीठ है, कामतानाथ मंदिर, जहाँ लाखों श्रद्धालु कामदगिरी भगवान की परिक्रमा लगाने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। चित्रकूट बड़ा अच्छा है, उसके बारे में थोड़ा सा। चित्रकूट बड़ा ही रमणीक है, अच्छा है। भगवान राम की तपोभूमि है श्री चित्रकूट धाम में। वहाँ के 84 कोष की परिधि में आज भी अनेक स्थलों पर भगवान राम ने जो लीलाएं की थी, आज वो जागृत स्थान है, वो बड़े रमणीक हैं, दर्शन करने योग्य हैं। लोग आज भी आते हैं चित्रकूट, तो माँ मंदाकिनी गंगा में स्नान करते हैं, कामदगिरी की परिक्रमा लगाते हैं। तो विभिन्न जगह जहाँ राम जी ने लीलाएं की हैं वहाँ दर्शन करने जाते हैं। वहाँ वनवासी राम के रूप में वहाँ है प्रभु श्री सीताराम जी कामदगिरी पर्वत पर आज भी निवास करते हैं, ऐसी वहाँ की मान्यता। शर्मा जी सर, क्या कहना चाहेंगे साहित्य परिषद के सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में? इस व्रत की पावन भूमि में जी साहित्य परिषद द्वारा आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में ये विश्व भाषा कार्यक्रम था और इसमें जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी तरह के कवि सम्मिलित हुए, सभी को सुना और अपना भी वाचन किया। और ये जो 4-5 घंटे का कार्यक्रम हुआ, इस 4-5 घंटे में साहित्य की विविध विधा की विविध छटाओं का अवलोकन किया और मन आनंदित है। इसी प्रकार के और कार्यक्रम में आमंत्रित होने का सौभाग्य मिले, इसके लिए मैं साहित्य परिषद को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप कहाँ से पधारे हैं? मैं नेपाल से। अच्छा, कुछ नेपाल की कुछ पंखड़ियों को सुनाइए, कुछ साहित्य परिषद के लिए आप सुनाना चाहते हैं? नेपाल इस समाज के विषय में कुछ सुना देते हैं। जी। चौतर्फी घर तथा सडकहरूको भव्यता, बोलीमा सौम्यता र व्यवहारमा शिष्टता, चारैतिर भिड र गाडीहरूको कोलाहल, मानवको भित्री मनमा धोका रूपी हलाल, देखिन्छ आत्मीयता र आफन्तपनको मुखौटो, पाइन्छ तर विकट परिस्थितिमा अर्थहीनता। यहाँ सबै व्यापारी र गर्दछन् व्यापार, मानव यो समाज नभई हो एक बाजार। बाहिरतिर पहिरन, फैसन र देखावा, स्वाभिमान र स्वतन्त्रता जसले पार्छ स्वाहा। धन्यवाद। जाना जाता था, लेकिन अब जो है कि हिंदू राष्ट्र से दूरी जो खाई बढ़ती जाती है, उसे साहित्य कैसे पूरा कर सकता है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र का दर्जा अपना कायम रखे? नेपाल आज भी हिंदू राष्ट्र है। राजनीतिक तरीके से कुछ भी सुनाई में आ रहा हो, लेकिन हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार और हमारे व्यवहार में 1 इंच का भी फर्क नहीं है। नेपाल आज भी पूर्ण हिंदू राष्ट्र की तरह अपने को चला रहा है। लेकिन जो आज भारत देश की परिस्थितियाँ हैं, उसको आप किस रूप में देखते हैं? जिस तरीके से घटनाएं भारत में हुई, लेकिन नेपाल की तरफ से भी कुछ लोग आते रहे, घटनाएं घटती रही, तो उसको रोकने के लिए साहित्य किस प्रकार इन दोनों चीज़ों को दूर कर सकता है कि वहाँ से अराजक तत्व ना आए, उस साहित्य के माध्यम से कैसे उसे दूर किया जा सकता है कि वहाँ की सरकार भी सचेत है और भारत का और झंडा बुलंद होता रहे विश्व में?
इसके लिए सबसे पहले साहित्य को स्तरीय होना पड़ेगा। गज़ल और छोटे मोटे मुक्तक और उसी को लगातार रिपीट करते हुए यदि हम करेंगे तो यही जो 70 वर्ष तक होता आया है वही जो है आज भी हो रहा है और कल भी वही होगा। क्योंकि अगर हम उसी को सबसे पहले इसको बंद करने की ज़रूरत है। और हम आपको एक अनुरोध ये करना चाहते हैं, हमारे नेपाल का साहित्य जो है वो अत्यंत स्तरीय है। नमूना तो आपने सुना ही होगा। हम लोग आज भी हिंदुत्व और अपने नेपाल आमा के प्रति सतत समर्पित हैं और हमारे राष्ट्र में हिंदुत्व के विरोध में ऐसा कोई भी समस्या नहीं है। और राजनीति है, और जो राजनीति करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। क्या आप राजनीति में रुचि लेते हैं? राजनीति में मैं कर्मचारी राजनीति में था और कर्मचारी राजनीति में मैं अत्यंत उच्च स्तर तक मैं नेपाली कांग्रेस का जिला कोषाध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष होते हुए महाधिवेशन प्रतिनिधि तक पहुंचा और राजनीति को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा हूं। और साहित्य जो है ये एक ऐसी धारा है जो राजनीति जो है वो आपको तनाव देती है और अंततः तनाव में ही आपको विलीन कर देती है। अच्छा सर, आप कांग्रेस से आपने अभी कहा नेपाली कांग्रेस से थ्रू आपने इतने महत्वपूर्ण पद प्राप्त किए हैं कि भाजपा का इसमें क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, भाजपा का वहाँ के किसी पार्टी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है।